हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे डीआरएनएस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत बंधन है। मैं डॉक्टर निर्मला शुक्ला। आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा गुरु उपन्यास। ठीक है? लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु उपन्यास एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। और साथ ही साथ अभी करंट में गुजरात सेट का आ गया है और राजस्थान सेट का, दोनों का फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है और दोनों का एग्जाम जो है पास में ही है। ज़्यादा दिन टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए चलिए क्लास को हम कंटिन्यू स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और जहाँ जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम होती हो तो वहाँ आप बताइएगा, सजेस्ट करिएगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का क्या माना है, इसे पहला उपन्यास जो है माना है। ठीक, उपन्यास लेखक लाला श्रीनिवास दास राय ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई नई चाल की पुस्तक कहा है। यहाँ पे साल हो गया है, यहाँ पे नई चाल की पुस्तक कहा है, ये होना चाहिए। थोड़ा टाइपिंग जो है वो एरर हो गई है, तो आप लोग थोड़ा इसको देख लेना, यहाँ पे आप सही कर लेना। ठीक है, और जब भी क्लास में आप लोग बैठा करिए तो पेन कॉपी लेके बैठा करिए, क्योंकि बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइनें होती हैं, कोटेशन होते हैं, उनको आप नोट डाउन करते रहिए। इससे आपको आगे हेल्पफुल होगा रिवीजन में। ठीक है, नई चाल की पुस्तक कहा है। ठीक है, बिल्कुल राइट हमने कहा। ठीक, तो हम कहाँ थे, नई चाल की पुस्तक का। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा साल की जगह चाल। ठीक, लाला श्रीनिवास द्वारा पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारत, भारतादि संस्कृति, गुलिस्तान वगैरह, फारसी स्पेक्टर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम्स कूपर, पुराने लेखकों, स्वबोध और वर्तमान के रियासलों को श्रेय देते हैं। ठीक है, उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है, जो पश्चिमी आधुनिकता से विशेष प्रभावित थे। यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। ये जो उपन्यास है इसमें कथा नहीं चलती है, ये उपदेश प्रधान उपन्यास है, इससे उपदेश मिलता है। ठीक है, कि अगर ऐसा ना किया होता तो अच्छा होता। ठीक है, आगे भाई हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये जो अभी हम लाइनें पढ़े हैं ऊपर लेखक के द्वारा कही गई, इसको जब आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उपन्यास जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर लाइन बाय लाइन आप लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये दृष्टि वाली बुक से हम शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं, इससे ही हमारे बहुत तैयारी हो जाती है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई है। अगर पढ़ने वाला बच्चा हो और ये पूरी बुक अच्छे से रीड कर ले, 2-3 बार इसको रिवीजन कर ले, तो मान लीजिए एक आध ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका निबंध से नहीं बन पाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी यहीं से कवर हो जाएंगी, बशर्ते आपने अच्छे से इसको रीड किया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लेते हैं इसके पात्र। मेन इसके पात्र कौन कौन थे। लाला मदन मोहन, ये तो मेन पात्र है। ठीक है ना, मुखिया जिसको बोलते हैं, मेन ही पात्र है। इसी के पूरे उपन्यास जो है इसी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, इसी से रिलेटेड ही है पूरा। ठीक है, उपन्यास का मुख्य पात्र जो एक धनवान व्यापारी है। ठीक है, ये क्या है, एक धनवान व्यापारी है। कौन, लाला मदन मोहन। लेकिन गलत संगति में फंसा रहता है, अंत में जेल जाता है। वहां एक सच्चा मित्र उसे बचा करके, वहां से इसको एक सच्चा मित्र जो है इसका बचा करके लेके आता है। वो सच्चा मित्र कौन है, लाला ब्रज किशोर। ठीक है ना, लाला मदन मोहन, लाला ब्रज किशोर। ठीक, आप लोग ऐसे करिएगा, यहाँ पे मैंने खाली स्पेस नहीं रखा इसमें। आप ऐसा करिएगा, एक मान लीजिए सर्कल बनाइए। ठीक, उसमें लिख लीजिए मदन मोहन। मदन मोहन, नोट बनाने की बात कर रही हूँ। ठीक है ना, मोहन। ठीक है, इधर करिए ऐसे गोला बना के, सर्कल बना के, कुछ भी जो भी आप बनाना चाहें। ब्रज किशोर। ठीक, अब ब्रज किशोर कौन है इसका, यहीं पे लिख लेना आप, मित्र है। कौन है, अरे यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, दोस्त। ठीक है, ये इसका क्या है, दोस्त है। ठीक, अब आगे जो इसके पात्र आते जाएंगे तो इससे ऐसे ऐसे आप करके सर्कल बना के नेक्स्ट उनका नाम जो है आप ऐसे डालते जाना। ठीक है, ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेगा, किसके इससे किसका क्या संबंध है, सर्कल बना के यहाँ पे आप डालते जाना। तो इसमें क्या होगा, इससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही कम समय लगेगा, टाइम की भी बचत होगी, और आप नोट बना रहेंगे तो आपके दिमाग में फिट भी हो जाएगा कि हाँ यहाँ से ऐसे हमको इसको पढ़ना है। ठीक, अब इसमें मान लीजिए किसी को आयु आ जाती है, या तो कोई इससे पैसा लिया रहा होगा, या इसके पास कितनी जमीन थी, यहाँ पे आप उसके आगे ना छोटे छोटे, या तो उसके आगे भी आप एक सर्कल बना लेना, या तो उसके आगे ऐसे करके तीर का निशान बना करके उसके आगे आप लिख लेना कि हाँ इससे ये रिलेटेड है, जिससे आपको आगे पढ़ने में हेल्प मिलेगी। जब आप रिवीजन करोगे तो आपको पूरा उपन्यास जो है वो समझ में आ जाएगा तुरंत। जैसे आप रिवीजन करोगे तुरंत आपको
पूरा रिवीजन हो जाएगा, कोई भी टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट छूटेगा नहीं, ठीक है। अब चलिए किसको पढ़ने वाले थे, मदन मोहन का मित्र जो कौन था, ब्रज किशोर। लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र जो उसे हमेशा यही सलाह देता है और अंत में निकाले जाने पर भी अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। अंत में क्या होता है, एक मिनट, लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र है जो उसे हमेशा ही सलाह देता है और अंत में निकाले जाने पर भी वो अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। पेशे से वकील एवं समझदार इंसान है, ठीक है। ये पेशे से क्या है, समझदार इंसान, वकील और समझदार इंसान है। कौन, ब्रज किशोर। अब नेक्स्ट पात्र आता है कौन, मुंशी चुन्नीलाल। मदन मोहन का चापलूस मित्र, ठीक है। पहले लाला ब्रज किशोर के यहाँ 10 रुपए महीने का नौकरी करता था ये, ठीक है ना। किसके यहाँ करता था, लाला ब्रज किशोर के यहाँ, ठीक है। 10 रुपए की नौकर। अब 10 रुपए आ गए। अभी जब मैंने सर्कल बनाने के लिए बोला था ना, तो आप लोग वहां पे सर्कल में क्या करना, सर्कल में आप लोग लिख लेना ब्रज किशोर, ठीक है ना। ब्रज किशोर तो आपने लिखा था, यहाँ पे क्या लिखोगे, मुंशी चुन्नीलाल, चुन्नीलाल लिख लेना, सही रहेगा, चुन्नी लाल, ठीक है। अब ये ब्रज किशोर के यहाँ कितने रुपए में नौकरी करता था, 10 रुपए में, 10 रुपए में नौकरी करता था, लिख लेना आप ब्रज किशोर और उसके आगे लिख लेना 10 रुपए, ठीक है। इसीलिए मैंने ब्रैकेट बना करके आपको लिखने के लिए बोला था कि आप नोट डाउन कैसे करना, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, पात्र है मास्टर शिव शंभू दयाल। लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था। बाद में उसकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा, बाद में उसने क्या की, उसी की चापलूसी की, किसकी, मदन मोहन की, और अपना उल्लू उसने सीधा कर लिया था, ठीक। नेक्स्ट है हरिकिशोर। लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़का करके लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है, ठीक। फिर है गौण पात्र आते हैं, जिसमें से है कामिनी, मदन मोहन की पत्नी है। अब ये जितने पात्र आ रहे हैं, आपने ब्रैकेट बना लिया था ना, देखिए ये बना लिया आपने, किसका, मदन मोहन का। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया कौन, मदन मोहन, मोहन लिख दे रही हूँ, ठीक है ना, छोटा छोटा नाम पड़ेगा, ठीक है ना, मदन मोहन, ठीक। इधर हो गए कौन, ब्रज किशोर, ठीक। इधर हो गए कौन, चुन्नी लाल, ठीक। फिर कौन आया था, शिव शंभू, ठीक है ना। इधर इसको हटा देती हूँ ना सेलेक्ट करके, अब इसको इधर करूँ तब तो, मतलब मेरा कहने का ये है कि आप ऐसे बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक ब्रैकेट बना लिया, यहाँ पे एक ब्रैकेट और बना लीजिए, एक यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। इन सब में आपको नाम लिखना है। इसमें आपने लिख दिया ब्रज किशोर, इसमें आपने लिख दिया चुन्नी लाल, ठीक। इसमें आपने लिख दिया शंभू दयाल, ठीक है। फिर इसमें आपने लिख दिया, मैं हाथ से लिख रही हूँ क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन है, कंप्यूटर नहीं है, इसलिए थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना, मैं बोलती जा रही हूँ तो आप लोग लिखते जाइए, ठीक। फिर यहाँ लास्ट में कौन था, हरकिशोर, यहाँ पे आ गए हरकिशोर, ठीक। अब ये आ गई कामनी, मदन मोहन की पत्नी है, ये मदन मोहन की पत्नी, अब यहाँ पे डाल दीजिएगा पत्नी, ठीक है। पत्नी करके कौन है, कामिनी, कामिनी कौन है, ये पत्नी है, अरे 1 मिनट, ठीक है। ऐसे ही करके आप सभी के पात्रों के सामने, और जो जिन ब्रैकेट में है, जिनका जो संबंध है, आप उनसे रिलेट करते जाइए और वहां पे लिखते जाइए, ठीक। इससे होगा ये कि आप जब रिवीजन करेंगे, आप जब पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा एक ही बार में, क्योंकि पात्रों से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने 2-3 बार एग्जाम तो दे ही चुके होंगे, और जिनका फर्स्ट बार है वो एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के ही क्लास को अटेंड करें और जैसा बोल रही हूँ वैसा करें, नोट डाउन करें, ठीक है। फिर है कामिनी, मदन मोहन की पत्नी हो गई। फिर प्रियम्बत ब्रजकिशोर की पत्नी है। पंडित पुरुषोत्तम दास मित्र है। हकीम अहमद हुसैन मित्र है। बाबू बैजनाथ मित्र है। लाला हरदयाल मित्र है। हरगोविंद परसारी का लड़का है, पंचसारी का है, ये लड़का है। मिस्टर राइट निहाल चंद मोदी और आगा हसन जॉन, ठीक है। इस तरह से कौन थे, सभी गौण पात्र थे। अब इनका कुछ का संबंध नहीं बताया हुआ है, तो उनको आप अलग से ब्रैकेट बना करके लिख लीजिएगा, जिससे वो आपको पढ़ने में, रिवीजन करने में काफी हेल्प हो, ठीक। अब चलते हैं कथासार की तरफ कि इसमें मेन चीज थी क्या, ठीक। उपन्यास को पूरा समझने का प्रयास करते हैं। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार, साहूकार आगे यहाँ पे क्या था, साहूकार व, साहूकार के बाद यहाँ पे क्या था, लाला,
यहाँ पे साहूकार लाला मदन मोहन हो जाए, ये जो पद लिखा है ना ये नहीं है, इसी पे मुझे डाउट हो रहा था कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, लाला है, लाला मदन मोहन। ठीक, यहाँ पे देख लेना आप लोग। लाला मदन मोहन जो एक समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेते हैं और उससे अपने पिता की मेहनत हुआ धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिली थी। मतलब मेहनत के कारण, उसके पिता की मेहनत के कारण उसे बड़ी दौलत जो है वो विरासत में मिली थी, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार दौलत को खो बैठता है। ठीक, उसे आदमी की परख नहीं है। वह अपने सच्चे मित्र लाला ब्रजकिशोर को उसके हर अनुचित कार्य से ब्रजकिशोर सच्चे मित्र ब्रजकिशोर जो उसके हर अनुचित कार्यों से पहले उसे टोका टोका करते थे, उसे दूर कर देता है। जबकि चुन्नीलाल, शंभूदयाल, बैद्यनाथ आदि को अपने साथ रखता है और यह सारे अवसरवादी लोग उसके हर अनुचित कार्य पर प्रोत्साहन देते हैं और उसकी खुशामद करते हैं। ठीक है ना, मतलब बढ़ाई करते हैं, बड़प्पन दिखाते हैं कि नहीं तुमने शाबाश बहुत अच्छा काम किया। अगर वो गलत काम करता है तो ये क्या करते हैं, उसको और भी प्रोत्साहित करते हैं और शाबाशी देते हैं तथा उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। उससे जो है वो क्या करते हैं, अपना स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। इस लालची लोगों द्वारा दी गई हर गलत सलाह के कारण लाला मदन मोहन जल्द ही कर्ज में भी क्या होता है, डूब जाता है। इस समय हर किशोर से उसका बैर हो जाता है। वह सारे लेन देन लेनेदारों को इकट्ठा करके लाला मदन मोहन पर मुकदमा करा देता है। विपत्ति के समय लाला मदन मोहन के सारे कपटी जो लालची मौका परस्त मित्र थे, सब उसका साथ जो है छोड़ देते हैं। अंत में उसका सच्चा मित्र जो शिक्षित बुद्धिमान वकील मित्र लाला ब्रज किशोर थे, उसका साथ निभाता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलाता है। अंत में लाला मदन मोहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह चापलूसी करने वाले मित्र तथा दुश्मनों से भी तौबा कर लेता है। ठीक है, यह उपन्यास मूलतः यह था। इसका सारांश अपने शब्दों में करते हैं। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। इस उपन्यास की पूरी कहानी यह है कि एक है दिल्ली का, कौन कौन से परिवार का था ये, दिल्ली के एक कारोबारी थे। ठीक है ना, वैश्य परिवार, दिल्ली के कारोबारी वैश्य परिवार लाला मदन मोहन जो है वो जन्म लेता है। इसके पिता की कड़ी मेहनत के कारण इसे विरासत में क्या है, बहुत सारे धन दौलत मिलता है। लेकिन ये क्या होता है, गलत संगति में पड़ जाता है। इसका एक सच्चा मित्र रहता है, कौन, ब्रजकिशोर, जो इसको हर गलत काम पे टोका करता था, इसे समझाया करता था कि ऐसा सही नहीं है, ऐसा सही है। लेकिन ये क्या हुआ, उसकी बात को नहीं मानता था। लेकिन जो इसके चापलूस मित्र थे, हरकिशोर, चुन्नीलाल, शंभूदयाल, इन सब की बातों को सुना करता था और उनकी बातों को माना करता था। और ये जब लाला ब्रजकिशोर जो था, सॉरी लाला मदन मोहन जो था, वह जब गलत काम करता है तो ये सारे इसके जो कपटी मित्र थे उसको बहुत प्रोत्साहित करते हैं, उसे बहुत शाबाशी देते हैं कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे ही करते रहो। तो क्या करता है, इनके चक्करों में पड़ जाता है और अपनी सारी धन दौलत को खो देता है। ये सारे उसको लूट लेते हैं और लूटने के बाद ये क्या है, अब ये कि इसमें एक और चीज में आई है, देखिएगा कि ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि लाला मदन मोहन पर मुकदमा कौन करवाया था। ठीक है ना, कपटी मित्रों को। तो हर किशोर जो था उसके बैर हो जाता है। वो सारे लेनदारों को क्या करता है, इकट्ठा करवाता है और मोहन पर मुकदमा करा देता है। ठीक है ना, तो मोहन पर मुकदमा कौन करवाता है, हर किशोर। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। एनटीए का जिस तरह से क्वेश्चन पूछने का नजरिया है, दृष्टिकोण है, अगर वो उसकी नजर गई तो यहाँ से एक क्वेश्चन वो बनाई देगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, हर किशोर। ठीक है ना, हर किशोर क्या था, उस पर मुकदमा करवाता है, सारे लेनदारों को इकट्ठा कर करके मुकदमा करवा देता है। ठीक, फिर हो गया लास्ट में, सारे जो चापलूस मित्र होते हैं वो सब अपना उल्लू सीधा करके निकल लेते हैं। फिर वही बुद्धिमान इसका वकील मित्र जो था, कौन, ब्रजकिशोर। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना जा सकता है कि ब्रजकिशोर किस पेशे का था। ठीक है ना, यह किसका पेशा था, उसका क्या करता था, वकील था। ठीक है, बुद्धिमान शिक्षित वकील था वो। ठीक है, इस प्रकार से यह उपन्यास था। लास्ट में उसको अपनी गलती का एहसास भी होता है, मदन मोहन को। ठीक, इस प्रकार से इस पूरे उपन्यास का यही सारांश, यही निचोड़ है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह उपन्यास जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें उपन्यास में जो है 41 प्रकरण हैं, उन प्रकरणों के बारे में थोड़ी सी नजर डालते हैं। ठीक है ना, पहला है सौदागर की दुकान, दूसरा अकाल में अधिक माश, तीसरा है संगति का फल, चौथा है मित्र मिलाप, विषयाशक्ति पांचवा, भले बुरे को पहचान छठा, सावधानी सातवां, सब में हाँ आठवां, सभा सद नौवा, प्रबंध इंतजाम 10, सज्जनता 11, सुख दुख 12, बिगाड़ का मूल विवाद 13, पत्र व्यवहार 14, 15 है प्रिय अथवा प्रिय, शुरा शराब 16, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार 17, 18वां है क्षमा, 19वां है स्वतंत्रता, 20वां है कृतज्ञता, 21वां है पतिव्रता और 22वां है संशय, 23वां है प्रामाणिकता,
24 है हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर। 25वां है सासी पुरुष। 26वां है दिवाला। 27वां है लोक चर्चा अफवाह। 28वां है फूट का काला मुंह। 29वां है बातचीत। 30वां है नैराश्य नाउम्मीद नाउम्मीदी। और 31 है चालाक की चूक। 32 है अदालत। 33 है मित्र परीक्षा। 34 है हीन प्रभा। 35 स्तुति निंदा का भेद। 36 है ठेके की पट्टी। और 37 है विपत्ति में धैर्य। और 38 है सच्ची प्रीति होगी। सच्ची, एक मिनट देख लेती हूँ मैं। मित्र परीक्षा हीन प्रभा स्तुति निंदा का भेद सच्ची प्रीति ही है, प्रो तो नहीं है, प्रीति है, ठीक है ना। सच्ची प्रीति और निष्ठ है प्रेम भय सुधरने की रीति और सुख की परमावधि। इस तरह से इसमें 41 प्रकरण है। 41 मतलब भाग है, ये इस पूरे उपन्यास का 41 भाग है, ठीक है। जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 होते हैं ना, उसी प्रकार से इसमें प्रकरण है 41 प्रकरण। आप लोगों ने उनकी क्या रामचंद्र शुक्ल वाली बुक पढ़ी होगी, प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, ठीक है ना। जिस तरह से उन्होंने अपने नाम रखा है, काल विभाजन हिंदी साहित्य का किया है, उसी तरह से इन्होंने अपने उपन्यास में परीक्षा गुरु में 41 प्रकरणों में विभाजित किया है, ठीक है ना। काफी लंबा उपन्यास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विशेष इसमें क्या है। तो उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस उपन्यास के हर प्रकरण की शुरुआत संस्कृत, ब्रज, फारसी आदि भाषा के साथ साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वानों के विचारों के पदानुवाद से होता है, ठीक है। ये मेन चीजें हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। फिर ये उपन्यास दिल्ली के आसपास की बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। उपन्यास में आए पदों की भाषा जो है वो ब्रज है, जबकि गद्य की भाषा जो है वो खड़ी बोली है। ये उस युग के प्रभाव का ही कारण है, ऐसा हुआ, ठीक है। उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, लोभ, प्रपंच, दिखावे और दयनीय स्थिति की समस्या आदि पर प्रकाश डाला गया है। ये तो हर चीज में होता है कि जिस परिवेश में, जिस स्थिति में, जिस माहौल में कोई चीज लिखी या पढ़ी जाती है, तो उस माहौल का, उस वातावरण का, वहाँ के परिवेश का, उस युग का प्रभाव तो देखने को ही मिलता है, ठीक है। अब है प्रमुख उद्धरण। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। यह सच है कि नई चाल की चीज देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु अपनी पुरानी के मैंने समाये रहने और नई रीतियों को मन लगा करके समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहल पढ़ने वाले का जी कुछ उलझनों में लगता है और मन उलट उलझ उलझ जाता है, ठीक है ना। उचट जाता है, ठीक। जैसे नई चीज कोई पढ़ रहे हैं तो उसमें मन नहीं लगता है ना, मन उचट जाता है। 1-2 लाइनें पढ़ेंगे और मन क्या हो जाएगा, उचट जाएगा, ठीक है ना, मन नहीं लगना, ठीक। ये कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, लाला श्री निवास दास। बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले ना बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो, मिस्टर ब्राइट का ये कथन है, ठीक। प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न पर और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने सुख दुख के सभी प्रेरणों पत्र मिलने के आगे अपना दुख रो करके छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुनकर उससे भी भर आने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ से अपनी बड़बड़ाई हुई आंखों के आंसू छुपाने पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े राजा की लाखों रुपए खर्च करने से भी नहीं हो सकता, लाला हरदयाल कहता है। परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की, तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने में लोग परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरकता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मैंने मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती है, क्षमा नहीं रहती है, लाला ब्रजकिशोर कहता है, ठीक है। पढ़ के ही लग रहा था कि ये ऐसे उपदेश परक बातें कौन कर सकता है, ठीक है ना। ये उपन्यास ही क्या है, उपदेश परक है। उपदेश कौन देता है हमेशा, कौन समझाता है, मदन मोहन को ब्रजकिशोर। हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक सब समान बहुतायतें मौजूद हैं। केवल नदियों के पानी ही से बहुत तरह की कलें चल सकती हैं, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुंह में नहीं जाता है। नई युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता है, लाला ब्रजकिशोर, ठीक है।
देश की उन्नति अवनति का आधार पर वहाँ की निवासियों की प्रवृत्ति पर है। सब देशों में सावधान और असावधान मनुष्य रहते हैं, परंतु जिस देश के मनुष्य मनुष्य सावधान और उद्योगी होते हैं, उसी की उन्नति होती जाती है, और जिस देश में असावधान असावधान और कामकस विशेष होते हैं, उसकी अवनति होती जाती है। हिंदुस्तान में इस समय और देशों की अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कम है, और जो है वे द्रव्य की असंगति से अथवा द्रव्यवानों की अज्ञानता से अथवा उपयोगी पदार्थों की अप्राप्ति से अथवा नई नई युक्तियों के अनुभव करने की कठिनाइयों से निरर्थक से हो रहे हैं, और उनकी सावधान सावधानता उनके फूलों की तरह कुछ उपयोग किए बिना पृष्ठ नष्ट हो जाती है। परंतु हिंदुस्तान में इस समय कोई सावधान ना हो या हरगिज नहीं है। ब्रज किशोर का ही उपदेश है, ठीक है। इसमें आपको ब्रज किशोर के ज्यादा जो है वो लाइनें देखने को मिलेंगी, ज्यादा जो है पूछे जाने की संभावना भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उपदेश ऐसे दिए हैं, मतलब समझाया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। मनुष्य जिस बात को मन में चाहता है उसका पूरा होना भी सुख का कारण है, और उससे हर्ज ही है, दुख होता है, ठीक है। मास्टर शंभू दयाल कहता है, शंभू दयाल, हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होती है, विद्या अभ्यास के गुण कोई नहीं जानता, अखबारों की कदर कोई नहीं करता, अखबार जारी करने वालों को नेफे के बदले क्या होता है, नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोग अपना दिमाग खपाकर देश की उन्नति के लिए आर्टिकल लिखते हैं, परंतु अपने देश के लोग उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं, ठीक है। ये सारी किसकी लाइनें होगी, ब्रज किशोर की है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, परंतु स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में बदलाव अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई है। ब्रज किशोर, वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बात पर सतत शास्त्रों और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। ब्रज किशोर, ठीक है। दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं, बल्कि आगे के लिए और अपराधों से लोगों को बचाने का है। मास्टर सिंबू दयाल, आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं होता है, उसके बर्ताव वैसे होता है। ब्रज किशोर, मनुष्य को जलन उस मौके पर हुआ करती है जब वह आप उस लायक ना हो, परंतु तुमको जो बड़ाई बड़े परिश्रम से मिली है वह ईश्वर की कृपा से मुझको बेमेहनत मिल रही है, फिर मुझको जलन क्यों हो। तुम्हारी तरह खुशामद करके मदन मोहन से मेल किया चाहता तो मैं सहज में कर लेता, परंतु मैंने आप यह चाल पसंद ना की, तो अपनी इच्छा से छोटी हुई बात के लिए मुझको जलन क्यों हो। जलन की वृत्ति परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए दी है कि वह अपने से ऊंचे पदवी के लोगों को देखकर उचित रीति से अपनी उन्नति का उद्योग करे, ठीक है ना। एक प्रमाणित मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये कोटेशन दे करके कि किसकी है, किस उपन्यास से। एक प्राणी मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, ब्रज किशोर की है। मनुष्य के मन के विचार ना सुधरे तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना भी है इसमें सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इन कोटेशन को आप लोग 3-4 बार पढ़ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास को बार बार रिपीट करके थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना और फिर देख लेना। सावधान आदमी की दृष्टि बुद्धिजीवियों को कहते हैं। थोड़ा सा और बचा है, अफवाह वह भयंकर वस्तु है जिससे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं। हिंदू हिंदू स्थानीयों को अब तक के विद्या का व्यसन नहीं है, समय की कदर नहीं है, भले बुरे कर्मों की पूरी पहचान नहीं है। इसे यहाँ के निवासी अपना बहुत समय औरों के निजी की बातों पर जाया कर देते हैं, करने में, और इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, ठीक है ना। इसको छोड़ दीजिए आप लोग। मनुष्य के चित्त से बढ़ के कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है। लाला ब्रज किशोर, किसी मनुष्य की रीति भांति सुधरने बिना उससे आगे को काम नहीं लिया जा सकता, परंतु जिन लोगों का सुधरना अपने बूते से बाहर हो, उन्हें काम काज का संबंध न रखना ही अच्छा है। और जब किसी मनुष्य से ऐसा संबंध न रखा जाए तो उसके सुधरने का बोझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अथवा राज्याधिकारियों पर समझकर उनमें द्वेष और वैर रखने के बदल उनकी हीन दशा पर करुणा और दया उनकी सज्जनों में विशेष शोभित करती है। लाला ब्रज किशोर का कथन है। इस प्रकार से इस उपन्यास की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें थी, कोटेशन था, पंक्तियां थी, वो मैंने बता दी। अगर आप लोगों को यूजफुल लगे, समझ में आता हो, क्लास अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सा उपन्यास, गोदान पढ़ेंगे, मुंशी प्रेमचंद्र का, 1936 में लिखा गया था।
कल आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखना। इसमें भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइनें हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। एक शायद ये क्लास जो है वो 1 घंटे से ऊपर जाने वाली है, क्योंकि मैला गोदान जो है उपन्यास काफ़ी बड़ा है, होरी धनिया गोबर का। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगा हुआ है, ठीक है? तो सभी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।